बुलंदशहर हिंसा में 4 आरोपी गिरफ्तार, 27 नामजद और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी के एडीजी आनंद कुमार बोले, काबू में है बुलंदशहर के हालात, आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का दावा, ओवैसी के साथ मिलकर दंगा करवा सकती है सरकार। असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के बीच सांठगांठ का लगाया आरोप। 1984 सिख दंगों के 186 केसेस की दोबारा होगी जांच। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी की 2 सदस्यीय कमेटी को दी मंजूरी। और उधर मुंबई के गोरेगांव के नजदीक जंगलों में लगी भीषण आग, आसपास के आवासीय इलाकों पर मंडराया खतरा। दमकल की गाड़ियां कर रही हैं आग बुझाने का प्रयास। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं धोखा पंच। धोखा पंच यानी 5 खबरों का वो बुलेटिन जिसमें हम अपने रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स को लाइव जोड़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि ये जो खबरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें 5 खबरों के विस्तार से क्या आपको जानकारी दी जाए। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हुए हैं उसमें सबसे पहले बात की जाएगी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जहां हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं फील्ड में और वहां से आपको जानकारी देंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे लखनऊ में एक पॉलिटिकल हत्या हुई है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे राज ठाकरे के एक विवादित बयान की जिसको लेकर चर्चा गर्म है। इसके अलावा हम बात करेंगे दिल्ली के अंदर, दिल्ली जैसी जगह जहां 3 जगह से स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, डेंगू से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं पर हम सवाल खड़े कर रहे हैं और वहां पर एक तरह से ग्राउंड रिपोर्ट आपको देंगे। उसके अलावा मुंबई के गोरेगांव में जंगलों के अंदर आग लगी है, जहां पर कई दमकल की गाड़ियों के लगे होने के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां से कल यह खबर आई थी कि कुछ लोगों ने, भीड़ ने गो हत्या के आरोप के बाद, चर्चा के बाद, अफवाह के बाद हंगामा किया और उसमें एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई, शहादत हो गई। उसके बाद मामला गरमाया हुआ है। हमारे साथ खालिद हसन जुड़ेंगे और उनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर इस पर और उनके पास क्या लेटेस्ट है। निशांत राय हमारे ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, बुलंदशहर में मौजूद है, उनको भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है। खालिद हसन, बेटा कह रहा है कि मेरे पिता ड्यूटी के दौरान बर्थडे पार्टी में भी शामिल नहीं होते थे, हमारा बर्थडे होता था वो ड्यूटी करते रहते थे और आज वो घर नहीं है। एक बेटा कह रहा है कि अगर यही हालात रहे अब किसके पिता का नंबर आएगा। बड़ा गंभीर सवाल है। एक बेटा इंस्पेक्टर की शहादत के बाद यह सवाल उठा रहा है। सिर्फ उस बेटे के पिता ने ही शहादत नहीं दी है, बल्कि इसी तरह से उनके पिता, वो भी पुलिस में थे और वो भी गोली लगने से इसी तरह से उनकी भी मौत हुई थी। तो ये पूरा जो मामला है उस परिवार के लिए एक तरह से ये पहाड़ों का गम टूट पड़ा है। लेकिन जो सवाल उसने उठाया कि जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों के बीच जो दूरियां बढ़ रही हैं, इसमें जिस तरह से उसके फादर की शहादत हुई है, जिस तरह से उनको इसमें अज्ञात लोगों ने मार दिया, जिनका अभी नाम नहीं पूरी तरह से सामने निकल के आया कि किसने मारा, लेकिन जिस तरह से उनकी जान गई है, उसने सवाल उठाते हुए पूछा है कि अब किसके पापा का नंबर है। बेशक ये गंभीर मामला है और इस पर राजनीति करने के बजाय इस पर सोचने की जरूरत है कि आखिर ये जो दूरियां बढ़ रही हैं और इसमें एक पुलिस वाले की जान जा रही है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए इस तरह के मामले को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हो या सामाजिक स्तर पे हो। सर, मैं रोकना चाहूंगा, निशांत राय हमारे मौजूद है वहां पर ग्राउंड जीरो पर। अगर देखें वहां पर बुलंदशहर में पहुंचे हुए हैं। निशांत, क्या आपके पास लेटेस्ट है? एक बेटा कह रहा है कि अब किसके पिता का नंबर है, कैसे हालात है वहां पर? देखिए, बुलंदशहर में कल के बाद से धारा 144 लगा दी गई है और रैपिड एक्शन फोर्स के जगह जगह पर जवान खड़े कर दिए गए हैं और साथ में रैपिड एक्शन फोर्स वहां की लोकल पुलिस के साथ मिलकर जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर गश्त कर रही है, क्योंकि अब से कल ही एक अल्पसंख्यक समुदाय का
बड़ा कार्यक्रम था बुलंदशहर में, जिसका अंतिम दिन था, और वहां पर इस तरीके की हिंसा हो जाने के बाद से जो प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी इस समय बुलंदशहर में डेरा जमाए हुए हैं, और जो घटना स्थल है वहां पर बात की जाए तो डीएम के साथ साथ एसएसपी और एडीजे इंटेलिजेंस वहां पर मौजूद हैं। अभी भी कुछ देर पहले उन्होंने तमाम तथ्यों को लेकर निशांत, अभी तक कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ आपके पास लेटेस्ट है उसके बारे में? देखिए, जहां तक पुलिस से हमारी बातचीत हो रही है, हालांकि पुलिस इस पूरे मामले पर खुलकर बात करने से बच रही है। शायद उनके जांच को पर प्रभाव न पड़ जाए, इस वजह से पुलिस मीडिया से रूबरू होने से बच रही है। लेकिन जो ये बताया जा रहा है कि 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 27 लोगों के खिलाफ नाम से एफआईआर दर्ज है, 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज है, और इस पूरे मामले में जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। कुछ लोगों से पूछताछ जारी है। कुल मिलाकर पुलिस इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश कर रही है। यानी जो चैलेंज है पुलिस के सामने, वो एक तो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, आगे सौहार्द बना रहे, क्योंकि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है अपने आप में अगर देखें मिसाल भी है भाईचारे की, लेकिन सेंसिटिव भी बहुत है। ऐसे में बड़ा चैलेंज है। जरा देखते हैं एडीजे अरुण कुमार क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं, फिर निशांत के बाद दोबारा चलेंगे। कल की जो घटना हुई थी उसमें 2 अभियुक्त अब तक पंजीकृत हुए हैं, 582/18 और 583/18, जिसमें आईपीसी का अन्य कई धाराएं लगी हुई हैं, जिसमें 147, 48, 49, 124 से 332, 333, 353, 341, 336, 307, 302, 427, 436, 395 व 7 CL एक्ट एवं 3/4 सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम बनाम 27 लोग नामजद व 50-60 अज्ञात के विरुद्ध है। इन 27 नामजदगी में अभी तक 4 नामित अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और 4-5 अन्य लोगों को डिटेन किया गया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है फिलहाल। उसके अतिरिक्त 6 टीमें हमारी पुलिस की बनी हुई हैं, जो लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं, जो नामित अभियुक्त हैं उनकी और जो प्रकाश में आ रहे हैं लोग उनकी। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो पर्याप्त वीडियो फुटेज है, और जो भी वहां पे लोगों की ओरल टेस्टिमनी है उसके आधार पर, पुख्ता सबूत के आधार पर ही गिरफ्तारी होगी। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजने की कोई मंशा नहीं है, और यह सुनिश्चित किया जाएगा, इसीलिए एसआईटी का गठन किया गया है कि किसी प्रकार से कोई ज्यादती न हो पुलिस के पार्ट में। जी निशांत, जिस तरह आपने सुना कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 27 लोगों के खिलाफ दर्जन भर धाराएं लगाई गई हैं, 307 भी है, 302 भी है, और जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अलावा कई ऐसी 341 और तमाम धाराएं आईपीसी की लगाई गई हैं, और लगभग कई दर्जन ऐसे लोग हैं जो बेनाम हैं, यानी उनका कोई नाम पता नहीं है। ऐसे में पुलिस के सामने यह भी चैलेंज है, जो अज्ञात लोग हैं उनको कैसे वो चिन्हित करेगी। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वीडियो फुटेज हैं, और वीडियो फुटेज से देख कर जो पुलिस है उसकी कार्रवाई चल रही है। और सबसे बड़ी बात है, चूंकि जो बताए जा रहे हैं कि आसपास के अधिकतर संख्या में ग्रामीण थे और कुछ हिंदू संगठनों के लोग थे, उन लोगों के खिलाफ जो 27 लोग हैं जिनके नाम है, उनके खिलाफ तमाम धाराओं में जो एफआईआर दर्ज है, उन लोगों से जो अज्ञात लोग हैं उनके बारे में पता करने में आसानी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय अगर बुलंदशहर की बात की जाए तो हर एक बाजार में सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले बोला था कि भाईचारे की मिसाल भी देता है बुलंदशहर, तो एक तरह से संवेदनशील इलाके में भी शामिल है। और सबसे बड़ी बात है कि अल्पसंख्यक समुदाय की एक बड़ी संख्या आज भी बुलंदशहर में मौजूद है। ऐसे में कोई अनहोनी ना हो जाए, प्रशासन फूक कर अपने कदम रख रहा है। निशान, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें लगभग 10 से 15 लाख लोग बताए जाते हैं। पिछले 3-4 दिन से वो एक आयोजन चल रहा था, लेकिन वो कल शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो गया। इसके लिए भी कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन को बधाई एक तरह से बनती है, बधाई के पात्र है वहां का प्रशासन खास तौर से। और अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद जिस तरह से मुस्तैदी से वहां पर यह काम हुआ है, तो कहीं ना कहीं हालांकि सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, हालांकि पूरे मामले पर पुलिस सवालों के दायरे में, लेकिन इतना बड़ा आयोजन शांतिपूर्वक निमट गया, यह भी बड़ी बात है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उस आयोजन के समय जिस तरीके से गौकुशी को मुद्दा बनाया गया था
और पुलिस चौकी के बाहर लगभग आधे घंटे का प्रोटेस्ट चला था, रोड को ब्लॉक किया गया था और उसके बाद ये पूरा मामला भड़का था। यानी प्रशासन ने शुरुआत से ही कोशिश की थी कि गौकसी के मामले को, चूंकि उस समय आयोजन चल रहा था, इसलिए कुछ देर के लिए रोका जाए और कहीं ना कहीं जो भीड़ है उस भीड़ ने उसके बाद से हिंसा जो है उसकी शुरुआत कर दी थी। तो कुल मिलाकर प्रशासन की यही कोशिश थी कि कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन अनहोनी हो गई और इंस्पेक्टर सुबोध सिंह शहीद भी हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब बुलंदशहर में चूंकि धारा 144 है, तो प्रशासन की पूरी कोशिश है किसी भी तरीके से अब आने वाले समय में ऐसी कोई अनहोनी ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत राय, आप नजर बनाए रखें और खासतौर से ये सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं प्रशासन की, जहां सवाल भी खड़े हो रहे हैं प्रशासन के ऊपर, वहां एक तरह से ये भी उसकी मुस्तैदी के चलते इतना बड़ा आयोजन हो गया और उसके अलावा वहां के स्थानीय लोगों की भी समझदारी है। भले ही कुछ लोगों ने मामले को, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की हो, लेकिन दोनों समुदाय के ज्यादातर लोगों ने इससे इनकार किया और कहीं ना कहीं वो इसमें शामिल नहीं हुए। हालांकि जो सुबोध कुमार हैं उनकी शहादत से ये जरूर सवाल खड़े हो गए कि आखिर उन्मादी भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिस कहां नाकाम रही, कौन लोग उनके हमराह थे, कौन लोग उनको छोड़ के भाग गए, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और एक बेटे के सवाल बहुत ज्यादा बड़े हैं जो अपनी पिता की शहादत पर उठ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं अब यूपी की ही, लेकिन लखनऊ की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पॉलिटिकल मर्डर का मामला सामने आया है। प्रत्युष मणि एक जो है कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जाते हैं, उनकी हत्या का मामला सामने आया है और यह बताया जा रहा है कि जिस तरह से दुस्साहसिक तौर पर खुलेआम चाकू से गोद कर वहां पर हत्या को अंजाम दिया गया। सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब ये जो पुलिस है, एनकाउंटर वाली पुलिस, कब इतनी मुस्तैद होगी कि ये जो सरेआम वारदात हुई है इसको रोक पाए। जरा देखते हैं कि जिलाधिकारी वहां के क्या कह रहे हैं वारदात के बारे में, फिर हम अपने संवाददाता से बात करेंगे, उनसे लेटेस्ट जानकारी लेंगे। दर्ज हुई थी 25 तारीख को, उसको लेकर भी ऑलरेडी उसमें केस मुकदमेबाजी चल रही थी, गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन जो लोग हैं उनका संतोष ये है कि उसमें और भी कुछ नामजद लोग थे जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अब सारी टीमें लगाई गई हैं, गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है और इनके परिवार के लिए भी समुचित आर्थिक सहायता करा के उनकी देखरेख की व्यवस्था कराई जाएगी। हम लोगों की कोशिश है कि इस दुखद घटना में जो भी इसके लिए दोषी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो और साथ ही साथ परिवार की आर्थिक मदद हो ताकि परिवार का आगे का सहारा कुछ डेवलप हो। जी हां, ये प्रशासन का बयान है। वो कह रहे हैं कि मामला चल रहा था, काफी दिनों से लंबित है, दुश्मनी भी चल रही थी, आपसी विवाद भी चल रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है वारदात होने के बावजूद, वारदात होने के बाद ये कहा जा रहा है कि अब हम मुस्तैदी से काम करेंगे। पहले हो जाता तो शायद वारदात को रोका जा सकता था। हम संवाददाता से अपने बात करने की कोशिश कर रहे हैं, दिग्विजय मिश्र हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे लेटेस्ट उनके पास क्या जानकारी है, क्या कोई गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है और इसको किस। योगेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, संवाददाता है हमारे, उनसे हम जानकारी लेंगे। योगेश, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। हम आपको बता रहे थे कि लखनऊ के अंदर एक पॉलिटिकल मर्डर का मामला सामने आया जिस पर अभी जिलाधिकारी वहां के बता रहे थे कि हम मुस्तैदी के साथ अब जांच कर रहे हैं और गिरफ्तारी की पूरी तैयारी कर रहे हैं और जो मृतक है उसके परिवार को भी कहीं ना कहीं सहायता राशि देने की कोशिश की जा रही है, ये प्रशासन का बयान है। लेकिन वारदात से पहले वो कितने मुस्तैद है ये वारदात से साबित हो गया है। हालांकि प्रशासन हमेशा, पुलिस हमेशा ये बताती है, ये जानकारी देती है कि वो पूरी तरह मुस्तैद जरूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो गई है। अब चूक के बाद वो उसको डैमेज कंट्रोल करने के तौर पे लगे हुए हैं। हमारे संवाददाता से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे जानकारी लेंगे कि अभी क्या कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है। लगता है लखनऊ से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको आवाज मिल रही है क्योंकि हेलो योगेश पांडे, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, क्या जानकारी आपके पास, कुछ गिरफ्तारी वगैरह हुई है इसमें? जी बिल्कुल, जिस तरह से बता दें कि जिस तरह से प्रत्युष त्रिपाठी की हत्या के बाद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर कल रात की बात करें, देर रात तक जिस तरह से हंगामा मचा रहा ट्रामा सेंटर पर, बीजेपी के वहां पे नेता मौजूद रहे हैं और जिस समय वहां पे डीएम भी पहुंचे, उसके बाद आईजी जोन भी पहुंचे, लेकिन बीजेपी, जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि लखनऊ के जो एसएसपी हैं उनको बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। अगर वहां डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टर भी काम छोड़कर के वहां से उनको भागना पड़ा, क्योंकि और जिस तरह से कार्यकर्ता उत्तेजित थे, कहीं ना कहीं डॉक्टर भी डर गए थे, तो वो अपनी जान को जोखिम में डालते हुए कहीं ना कहीं घबराए हुए थे। इस वजह से वो वहां से निकल लिए।
प्रशासन में अगर बात करें, प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच में काफी देर तक नोकझोंक होती रही, झड़प होती रही, लेकिन अभी तक हालांकि उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से एक बीजेपी राजधानी लखनऊ में बीजेपी नेता की हत्या होती है और बीजेपी की नेता जो कार्यकर्ता है वो काफी उत्तेजित नजर आ रहे हैं। योगेश पांडे, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। बीजेपी के नेता की हत्या होती है, सरेआम होती है, बीजेपी के शासनकाल में होती है, चाहे प्रदेश के अंदर वहां पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन क्या हुआ थोड़ा सा बताएं, किस तरीके से बताया जाता है? चाकू से गोद कर हुआ, क्या वहां पुलिस थी नहीं थी, किस तरह से अगर देखें वहां का माहौल है, क्या बैरिकेटिंग थी इस मामले में, पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि वहां जो स्थानीय एसओ या वहां के जो क्षेत्राधिकारी है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये बड़ा सवाल बनता है। बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरह से कि भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनका साफ तौर पर आरोप है कि जो की हत्या की गई थी त्रिपाठी की, वो चाकू से गोद कर की गई है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते हत्या का अंजाम दिया गया है और बताया ये भी जा रहा है कि जो एक हफ्ते पहले भी बदमाशों भाजपा के नेता के घर में घुसकर हमला किए थे और हत्या के डर से भाजपा नेता ने कई बार सुरक्षा की मांग की, लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई थी। और बादशाह नगर इलाके में जब 100 मिलने के बाद जब ये हड़कंप मचा है तो साफ तौर पे कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही झलकती है और कार्यकर्ताओं में इसीलिए काफी रोष है। और जिसके तहत अब हालांकि यूपी सरकार के मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने साफ तौर पे निर्देश दिए है कि उनके परिवार को सुरक्षा बढ़ाई जाए और उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए। अब योगेश, एक सवाल बनता है, आप ये सवाल पूछ सकते हैं, स्टोरी अगर करें तो ये पूछ सकते हैं, यूपी के अंदर कई ऐसे लोगों के साथ कई पुलिस वाले घूमते रहते हैं जिनको शायद अपनी बीवी से ज्यादा किसी से डर नहीं होगा, लेकिन उनको कई सुरक्षा कर्मी दिए हुए हैं। गाजियाबाद से लेकर मेरठ, बुलंदशहर और लखनऊ तक उनकी भले ही कोई बहुत बड़ा प्रोफाइल ना हो, बहुत बड़ी कोई उनकी दुश्मनी ना हो, लेकिन उनको कई रसूख के चलते या किसके चलते ये सवाल बनता है। हम बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, उनको जो कई सुरक्षा कर्मी दिए गए, अगर सारे सुरक्षा कर्मी एक दो लोगों के साथ लग जाएंगे तो सड़क पर चाकू से गुदने वाले जो हत्या में कहीं मारे जाते हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा? ये सवाल हम ऑन एयर भी पूछ रहे हैं, यूपी सरकार से भी पूछ रहे हैं, पूरे प्रशासन से पूछ रहे हैं, आप भी पूछिए। जी बिल्कुल, देखिए आपका बिल्कुल सवाल बिल्कुल जायज है और जिस तरह से रसूखदारों की बात की जाए तो चाहे पिछली सरकारें रही हों चाहे वर्तमान सरकार हो, 100% उसमें रसूखदारों का पिछली सरकार का सवाल खत्म हो गया, उसको जनता ने इसलिए नकार दिया कि उसने जो रेवड़ियों की तरह सुरक्षा कर्मी बांटे थे। अब नई सरकार से सवाल कीजिए। जी बिल्कुल सवाल करेंगे, सवाल करते भी रहे हैं हम लगातार। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी भी वही मेरे कहने का मतलब है, जो पिछले सरकार में रसूखदारों का जलवा कायम था वो जलवा आज भी कायम है। सरकार भले ही कितना उसमें सफाई पेश करती रहे कि जो रसूखदार थे, जो दबंग थे, उनको जो माफिया थे, भूमाफिया थे, ऐसा अब कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश की हालत वैसी की वैसी है जैसे पहले थी, वैसे ही लगातार। जी योगेश पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वैसे यूपी के ये हालात जो हैं सबके सामने हैं। जब शादी ब्याह में उनको बुलाया जाता तो सिर्फ इसलिए बुलाया जाता थोड़ा जलवा कायम हो जाएगा, कुर्ता पहने होते हैं, बाकी उनका कोई प्रोफाइल नहीं होता। ऑन एयर बोल रहे हैं हम। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे आरोप की जिसको लेकर अगर देखा जाए बड़ा गंभीर है। कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो ओवैसी के साथ मिलकर राम मंदिर पर दंगा करवा सकती है और मेरे पास भी ऐसा फोन आया था कि दंगा होगा। ये कह रहे हैं एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे। केएम शर्मा हमारे साथ रहेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे। पहले ये जो बयान है किस तरह है इस पर हम नजर डालते हैं। राज ठाकरे कह रहे हैं कि उनके पास भी फोन आया था कि आप दंगे का मॉड्यूल तैयार करें, मैंने तो इनकार कर दिया, लेकिन ओवैसी के साथ मिलकर ये दंगा करा सकते हैं। कितना गंभीर मानते हैं इस बयान को? 8 से 1 हो गए, विधानसभा में 8 संख्या थी, अब 1 हो गए। रोज विधायक दल की बैठक होती है क्योंकि उनको अकेले अकेले करनी होती है। वो भूल जाते हैं कि नॉर्थ इंडियन को भगा भगा के कैसे मारा था, ठेला वाले को, रिक्शा वाले को, कुलचा वाले को। मैं एक चीज नहीं समझ में बात आ रही है कि चुनाव जीतना और हारना अपनी जगह पे है, हिंदू को रिझाना, मुसलमान को रिझाना अपनी जगह पे है। हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे कराना कौन सी रणनीति का हिस्सा है? कोई भी पार्टी के लोग अगर हिंदू मुसलमान के बीच में दंगा कराना चाहते हैं, वो तो सबसे पहली बात मैं ये कह दूं कि वो कम से कम देश के लिए वफादार नहीं है। वो अपनी पार्टी के वफादार हो सकते हैं, अपने वफादार हो सकते हैं, देश के वफादार नहीं है। मैं आपकी बात में एक लाइन जोड़ना चाहता हूं। देश के प्रति इसलिए वफादार नहीं, अगर देश के किसी हिस्से का कोई आदमी चाहे उत्तर भारतीय हो, वहां पे इस नाम से पीटा जाए कि तुम उत्तर भारतीय हो, बाहरी हो, तो मुझे नहीं लगता जो देशवासी के लिए ये भावना रखता है उसको देश के प्रति वफादार आप मानेंगे। तो अब राज ठाकरे कह रहे हैं, जाहिर सी बात है, क्यों कह रहे हैं? ओवैसी टारगेट में कौन है? ओवैसी। तो अब नॉर्थ इंडिया के साथ साथ अब वो मुसलमानों को भी टारगेट करना चाहते हैं। तो इसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि वो ओवैसी को टारगेट करके अब वो मतलब मुस्लिम विरोधी भी अपनी छवि बनाना चाहते हैं।
तो अब देखिए 1 हो गए हैं, उस पर वो शून्य आगे कराना चाहते हैं कि पहले शून्य लगेगा, ये देखने की बात होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि एम शर्मा कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह की राजनीति करोगे जनता आपको नकार देगी। 8 से आप 1 पे पहुंच गए हो और आगे भी आप कहीं शून्य से भी ना आगे चले जाओ। ये चेतावनी भी है, मशवरा भी है और जनता के लिए एक मैसेज भी है। बहुत बहुत शुक्रिया के एम शर्मा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली जहां पर केंद्र सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सेवाएं अलग दी जाती हैं, एमसीडी की तरफ से अलग हॉस्पिटल्स हैं और दिल्ली सरकार की तरफ से अलग हैं। तीनों तरफ से दावे किए जाते हैं, लेकिन 4 लोगों की मौत देश की राजधानी में डेंगू से हो गई है। और अगर अस्पतालों के हालात देखेंगे तो वहां पर बेड नहीं है। शिवम हमारे साथ रहेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर उनके पास लेटेस्ट क्या। उसके बाद अपने संवाददाता प्रणय शर्मा के पास चलेंगे। 3 जगह से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, जमीनी सच्चाई क्या है? जी, जमीनी सच्चाई बिल्कुल सामने आ रही है कि 4 लोगों की नवंबर महीने के अंदर मौत हो जाती है, वो भी डेंगू से। आपकी आवाज भी काफी भारी हो रही, कई दिन आप भी बुखार सेलिब्रेट करके आए हो। जी, मौसम ऐसा है कि हालांकि एक रिपोर्ट आई है अभी, उसमें कहा गया है कि नवंबर में इस तरह का मौसम नहीं होता, सर्दी कम है, इस वजह से डेंगू का मच्छर जो है वो मर नहीं पाया है, जिसके चलते ये बीमारी सामने आ रही है और हजारों लोग इससे प्रभावित हैं। पूरी दिल्ली में होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जरा सी युक्ति दिलाएगी मुक्ति, और दिल्ली सरकार की अलग होर्डिंग है, एमसीडी की तरफ से अलग होर्डिंग है। मच्छर काबू नहीं आ रहा, सबसे कमजोर जानवर है। जी बिल्कुल, सबसे कमजोर जानवर है और इसके शिकार सबसे ज्यादा लोग हो रहे हैं। और ये आज का मामला ही है, दिल्ली में एक डेंगू की बीमारी फैलना आम बात हो गई है, लेकिन होर्डिंग लगाने से काम नहीं होता है। आपको सरकारी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं देनी पड़ेंगी जिससे लोग बच सकेंगे। मच्छर, आखिर ये छोटा सा मच्छर इतना प्रभावशाली, इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? इसकी आखिर जांच क्यों नहीं की जा रही, इसका उपचार क्यों नहीं किया जा रहा? मैं आपको रोकना चाहूंगा, प्रणय हमारे साथ जुड़ गए हैं फील्ड से। प्रणय शर्मा, क्या है, मच्छर सबसे कमजोर बता रहे हैं शिवम, लेकिन काबू में नहीं आ रहा सरकारों के? बिल्कुल आजाद जी, मैं आपको बताऊं, देखिए क्योंकि लगातार ये काम एमसीडी की तरफ से रहता है कि वो घरों में जाकर ये देखे, सुनिश्चित करे कि पानी की टंकी में या कूलर में जो पनप रहा है मच्छर वो ना पनप पाए, और लगातार चालान भी किए जा रहे हैं। मैं आपको आंकड़े बताऊं तो अब तक करीब 1 लाख चालान एमसीडी के द्वारा किए जा चुके हैं, और ये आंकड़ा पूर्वी दिल्ली एमसीडी का है। तो ऐसे आप ये लगा लीजिए पूरी दिल्ली 3 एमसीडीओं में बटी हुई है। और हालांकि एमसीडी का ये कहना है वो लगातार घरों में, ऑफिसेज में जाकर उनके जो कर्मचारी हैं वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहां पर किसी भी प्रकार की ब्रीडिंग ना हो रही है। मैं एक सवाल अभी शिवम से कर रहा था, आपसे भी कर लेता हूं। दिल्ली के अंदर दावा किया जाता है कि 3 तरफ से जनता को सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। हालांकि एक्सक्यूज ये भी रहता है कि 70% जो पेशेंट्स हैं वो बाहर से आते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अलग एक तरह सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एमसीडी के अलग हॉस्पिटल्स हैं और दिल्ली सरकार के अलग हैं। कहां नाकामी है? और खासतौर से एमसीडी की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर फॉगिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन सच्चाई यह भी है वहां कभी गाड़ियों में तेल नहीं होता और कभी वो फॉगिंग के लिए लिक्विड नहीं होता, केमिकल नहीं होता, यह भी सच्चाई है। तो क्या लगता है, देश की राजधानी में अगर यह हाल है तो फिर बाकी जगह जाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा? देखिए, अफसोस की बात यह है कि अगर आप ये मुद्दा भी सामने लेकर आएंगे तो इस मुद्दे पे भी आपको राजनीति होती हुई दिखाई देगी। और कोई भी, चाहे सिविक एजेंसी एमसीडी की हम बात करें या दिल्ली सरकार की बात करें, वो कोई भी इस पूरे मामले को लेकर अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार एमसीडी पर आरोप लगा रही है कि एमसीडी के कर्मचारी वक्त रहते फॉगिंग नहीं कर रहे हैं, घरों में जांच नहीं कर रहे हैं। एमसीडी आरोप लगा रही है दिल्ली सरकार के ऊपर। तो आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है वो सवाल है एक सवाल है, एमसीडी को जैसे कह रहे हैं कि उन्हें मच्छर और ये तमाम चीजें नहीं दिखती, गंदगी नहीं दिखती, लेकिन अभी आप एक ट्रक रोडी बदरपुर मंगवाइए, फौरन जो है एमसीडी के अधिकारी पहुंच जाएंगे, कर्मचारी पहुंच जाएंगे, वो आपको कैसे न कैसे उनको ये सूचना मिल जाती है कि वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तुरंत पहुंच जाते हैं। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर वो मुझे नहीं लगता कि इतने एक्टिव है। देखिए, ये दुर्भाग्य स्थिति है देश की राजधानी दिल्ली की, और कमोबेश स्थिति न सिर्फ एमसीडी के अंदर है, दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अंदर भी है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी हम देखते हैं कि किस तरीके से जो लापरवाही है वो बरती जाती है। लेकिन क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि ये जो मौसम है ये डेंगू के मच्छर के लिए नहीं है, उसके बावजूद अगर डेंगू का मच्छर पनप रहा है इस मौसम के अंदर और लोग बीमार पड़ रहे हैं, मौतें तक हो रही हैं,
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चूक, कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर सिविक एजेंसियों के द्वारा की जा रही है, ताकि वक्त रहते उन्होंने सुनिश्चित नहीं किया, घरों में जाकर छापे नहीं मारे, उनके चालान नहीं काटे, उसके तभी ये कारण है कि वहां पर यानी प्रणय आप ये कह रहे हो कि जब दिल्ली सरकार से आप पूछते हो तो वो एलजी का नाम ले देते हैं कि वो काम नहीं करने दे रहे हैं, अगर एमसीडी से बात करते हो तो वो कहते हैं कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही, अगर दोनों से पूछते हो तो कहते हैं कि केंद्र सरकार से मदद नहीं आ रही। क्या ये एक्सक्यूजेस पे चल रही है दिल्ली? ये तो हम पिछले 4 साल से देख ही रहे हैं, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का गठन हुआ है तभी से आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी है, और आम जो व्यक्ति है, दिल्ली की जो आम जनता है, वो सिर्फ पिसने पर मजबूर है, क्योंकि बहुत शुक्रिया प्रणय। यानी अब आरोप प्रत्यारोप से बढ़कर ये चीज हो गई कि अपने आप को एक्सक्यूज कैसे देना है, अपने आप को बचाना कैसे, दूसरे पर आरोप लगाना और अपने को नीट एंड क्लीन बता देना। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और चलते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तरफ, जहां गोरेगांव में वहां के जंगलों में आग लगी है और यह बताया जा रहा है कि वहां पर नुकसान काफी हो गया। हालांकि इसमें कई एंगल आ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से वहां बात करने की। हमारे साथ रवि श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, लेकिन पहले जरा देखते हैं मौके से जया भट्टाचार्य वहां पर एक फिल्म कलाकार हैं, उनका क्या कहना है, वो क्या बता रही हैं, क्या सच्चाई है, जरा उनकी सुन लेते हैं पहले। हमारे जो फॉरेस्ट एरिया में है वहां पे इसके लिए हम यहाँ आए हैं कि यदि अगर कोई जानवरों को जरूरत पड़े तो हम चूंकि जानवरों के लिए सारे यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन मुद्दा ये है बड़ी कितने घंटों से लगी हुई थी और मतलब उसको कंट्रोल करने की जरा ये भी तहकीकात कर ले जाए। इसके अलावा ये भी कि करना आवश्यक है, कुछ ना कुछ निकलता जरूर है दिमाग में। सवाल है इन जंगलों को भी सफाया कराया, बड़ा सवाल है, जंगलों को भी सफाया कराया जा रहा है, ये वहां के स्थानीय लोग और कलाकार उठा रहे हैं। मैं आपको बता दूं वहां पे मैंग्रोव जो है समुद्री इलाके में, उसको भर कर पाट कर पूरी कहीं ना कहीं कॉलोनियां बना दी गई हैं। बड़े बड़े वीआईपी लोग जो हैं, उसमें कई ऐसे मिनिस्टर भी हैं जिनकी वहां पर बंगले कोठी बनी हुई है और कई ऐसे कंस्ट्रक्शन हुए। अब ये जंगलों पर नजर है। रवि श्रीवास्तव से पूछते हैं, कई दिन से आग लगी हुई है, काबू नहीं पाया जा रहा है, क्या लगता है सीधी आग है या कोई साजिश भी हो सकती है भूमाफिया की? देखिए, आग का कारण तो फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन जो आग है अगर वो कल से लगी हुई, जाहिर सी बात है, और आग का दायरा बढ़ता जा रहा है। आप समझ सकते हैं लगभग 4 किलोमीटर में ये आग फैल चुकी है और जो आसपास का इलाका है, आईटी पार्क है और जो जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है, रिहायशी इलाका है, लोग रहते हैं, तो ऐसे में अगर ये आग फैलती है और नहीं इस पर जल्द काबू पाया जा सका तो फिर ये वाकई नुकसानदायक होगा। यानी आदिवासी जो क्षेत्र हैं, जो वहां के जो वन क्षेत्र हैं, उनमें आग लगाकर कोई ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से ये अभी शक जाहिर कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई साजिश भी हो सकती है, भूमाफिया भी हो सकता है, क्योंकि बॉम्बे एक ऐसी जगह है, जमीन जो है वह इंचेज में भी बहुत महंगी बिकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी है, एक जमीन का एक गज वहां पे काफी महंगा है और शायद जो इलाके में आग लगी हो पूरा पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है, तो शायद कुछ ऐसा भी हो सकता है। हालांकि पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन भूमाफिया लगा चुके होंगे। पर हाँ, दमकल की 34 से 35 गाड़ियां वहां मौजूद है, जहां तक शुरुआती अभी पता लग रहा है, तो जल्दी इस आग पे काबू पाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि श्रीवास्तव, और हमारी दुआ है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप मेहनत करें, दमकल विभाग कोशिश करे आग पर काबू पाए और कम से कम जान माल की हानि जो है वो रोकी जा सके। दो के पंच में आज आपने देखा कि किस तरीके से चाहे पॉलिटिकल मामले हो, चाहे पुलिस की नाकामी हो या पुलिस की कामयाबी हो, उस पर हमने चर्चा की। फिलहाल आज दो के पंच में इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।